हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेडीएस लॉ गुरुजी में। दोस्तों, आजकल एक अमूमन सा एक बात चला हुआ है कि देशद्रोह का चार्ज लग जाता है। किसी भी व्यक्ति पे जो आंदोलन करता है या सरकार के विरुद्ध बोलता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। आपने कई ऐसे लोगों पे देखा होगा। तो हम जानते हैं कि क्या इस कानून की हिस्ट्री थी, क्या ऐसे केस लॉज थे और कब इसे हमारे भारतीय कानून में अपनाया गया और वास्तव में इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों, देशद्रोह का मतलब होता है अपने आचरण या भाषा द्वारा देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना जिसमें लोग सरकार के विरुद्ध हिंसा या दंगे के लिए प्रेरित हो जाए। यानी आपने कोई ऐसी बात कह दी है, आपने कोई ऐसी बुक लिख दी है या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है जिससे लोग बहुत भड़क गए हैं और विद्रोह, अराजकता का माहौल पैदा होने वाला है, तो उस वक्त आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा था एक अमूल्य नरोना एक केस हुआ था। अमूल्य नरोना जो है एक लड़की थी जिसने असादुद्दीन ओवैसी साहब जो एमआईएम के नेता है उनके स्टेज पे चढ़ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी थी, तो उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया था। उसके अलावा दोस्तों, कर्नाटका स्कूल का एक मामला था जिसमें क्या हुआ कि बच्चों ने एक ऐसा नाटक बनाया था, ऐसी मतलब एक ड्रामा क्रिएट किया था जिसमें ऐसा उन्होंने कोई ऐसा एक्टिविटी कर दिया जो देश के विरुद्ध था, कोई ऐसी बात कर दी जो देश के लिए अपमानजनक थी, तो उन लोगों के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में अखिल गोगोई व लेखक जो हिरेन जो गोहेन है और बहुत सारे पत्रकार हैं उनका भी मामला आया था जब वो सीएए के प्रोटेस्ट कर रहे थे। सीएए के प्रोटेस्ट में कई ऐसे नौजवानों को भारी संख्या में देशद्रोह के मामले में अंदर कर दिया था। तो क्या ये मामले या क्या ये देशद्रोह का जो मामला है या चार्ज लगाना सही है ऐसे लोगों पे? क्या सरकार के खिलाफ या सरकार की ऐसी बातों की आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं? क्या ये आपके राइट टू स्पीच के जो है दायरे में नहीं आता है? इस पे हम आगे बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो देशद्रोह का जो कानून है ये हमारे भारतीय कानून में नहीं था, इसको बाद में अमेंड करके जोड़ा गया है, तभी ये सेक्शन 124A में है। यानी ए मीन्स होता है बाद में अमेंड करके उसको डाला गया था। तो ये देशद्रोह का जो कानून है ये सबसे पहले जो है ना ब्रिटिशियस लेके आए थे 17वीं शताब्दी में। ये हमारा कानून नहीं था। ब्रिटिशियस क्या था कि उन्होंने ही भारतीय दंड संहिता में उस वक्त इसको जोड़ा था। और ये जो कानून था देशद्रोह का वो किस आंदोलन से प्रेरित था? तो जो 1870 के अंतर्गत वहाबी आंदोलन हुआ था, तो उसी वहाबी आंदोलन के विरोध में यानी उसके पश्चात ही देशद्रोह जैसा एक कानून लेके आया गया कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ अपनी सीमा से बाहर जाके कुछ बोलता है या लोगों में हिंसा भड़काने का काम करता है या देश का माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ हम जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेंगे। और ये दोस्तों ये हमारे भारत के अंदर सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी पे लगाया गया था। यस, यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि एक केस पढ़ते हैं आप, बाल गंगाधर तिलक वर्सेस क्वीन एम्पेरर। मींस कि सबसे पहले जो देशद्रोह का जो चार्ज था ये बाल गंगाधर तिलक जी पे लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था क्योंकि इन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिख दी थी जिसमें उन्होंने उस वक्त के मौजूदा सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह की ऐसी कुछ बात लिख दी थी जिससे जो युवा हैं वो जोश भर जाए उनमें और वो अपनी आजादी को लेकर इतने पागल हो जाए कि वो किसी भी हद तक चले जाए। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कई बार गांधी जी पे भी लगाया देशद्रोह का मुकदमा। गांधी जी देशद्रोह के मुकदमे में कई बार जेल भी गए थे क्योंकि वो उस वक्त अखबार में कुछ ऐसे आर्टिकल लिख देते थे जिससे जो नौजवान हैं या हमारे भारतीय लोग हैं वो कुछ प्रेरित हो, वो आंदोलन को समझ सके, यानी वो आजादी का जो नशा है ना उनके दिमाग में भी आ सके कि आजाद होना कितना जरूरी है। परंतु ब्रिटिश सरकार इसको अपने अपमान मान लेती थी, अपने विरुद्ध मान लेती थी और उनपे देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल देती थी। तो ये इसका थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, यानी इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अभी मौजूदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 19A दिया हुआ है इसमें लिखा गया है कि हर इंसान को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर इंसान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पर इसके बावजूद दोस्तों क्या अभिव्यक्ति की कोई सीमा होनी चाहिए ना?
ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी सीमा से बाहर जाके कुछ भी बोलना शुरू कर दें, और ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना कर रहा है, उसकी गलत नीतियों को उजागर कर रहा है, तो उसको भी सरकार जो है देशद्रोह के दायरे में ले जाए। उसको तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस बात की। तो हाल ही में हमने देखा था एक शरजील इमाम केस जो है बहुत ज्यादा भारत में जो है ना फैल रहा है। तो शरजील इमाम पे भी देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, क्योंकि उन्होंने भी कई मंच पे ऐसी बातें कर दी थी जो कि सरकार ने अपने विरुद्ध मान लिया, और सरकार ने खुद वॉलंटरी जाके उनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या सही है क्या गलत है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सही गलत आपके हाथ में है। तो दोस्तों हाल ही में जो है ये शरजील इमाम पे लगाया गया था। अब दोस्तों हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इसको यानी हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव उसको देखते हैं। जब आजाद भारत हुआ तो हमें क्या जरूरत पड़ी इस कानून को अडॉप्ट करने की, क्योंकि हमने तो इसको हटा दिया था अपने भारतीय दंड संहिता से, क्योंकि ब्रिटिश कानून थे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जो पंजाब हाई कोर्ट है यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उसने 1951 में सबसे पहले इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि ये जो देशद्रोह का मुकदमा होता है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। यानी जब लोगों को बोलने का ही अधिकार नहीं होगा एक स्वतंत्र भारत के अंदर, तो किस बात की आजादी, किस बात का संविधान, किस बात का जो है रिपब्लिक। तो उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित किया। उसके तुरंत बाद उसी वर्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यानी यूपी हाई कोर्ट ने भी इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया था। पर सरकार जो है इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। उस वक्त की मौजूदा सरकार यानी जो कांग्रेस की सरकार थी वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि नहीं एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें लोग अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई ऐसी बातें करते हैं तो सरकार उन पर शिकंजा कस सके। तब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में एक संवैधानिक बेंच का गठन कर दिया था और उनको ये सौंप दिया कि आप अपने लेवल पे रिसर्च करिए और फैसला करिए कि क्या ये उचित है या अनुचित है। तो उसी दौरान एक केस हुआ था केदारनाथ सिंह बनाम यानी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें इसको जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों जो ये केस था केदारनाथ वर्सेस जो है स्टेट ऑफ बिहार, उसमें 124A को जोड़ा गया और साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)A को और इलेबरेट किया गया और इसको जो है ना व्याख्या किया गया कि क्या इसकी सीमाएं हैं और इससे बाहर यदि आप जाते हैं तो आप पे सेडिशन का चार्ज लग सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया या उसकी सीमा से बाहर गए तो आप पे भी देशद्रोह का कानून यानी जो लॉ है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने एक केस देखा, एक केस देखते हैं बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995। इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कुछ लोग थे वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए थे। उसके बाद दोस्तों इस मामले को जब संज्ञान में लिया गया तो सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा दिया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया कि इन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि चंद लोगों के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से पूरे देश का माहौल खराब नहीं हो सकता है। यानी पूरे देश का माहौल या पूरे देश की जो राष्ट्रीयता की भावना इतनी कमजोर नहीं है कि चंद लोगों के खालिस्तान जिंदाबाद होने से सब उनके पीछे लग जाएंगे। ये कहते हुए उसको छोड़ दिया गया, मतलब उस केस को खत्म कर दिया गया था। तो ये जो था आपके देशद्रोह के मुकदमे की पूरा ऐतिहासिक, वर्तमान और आगे जो भविष्य है उसकी बात थी कि आगे भविष्य में कैसा होगा, इसका कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे इतनी बंदिशें लगाई जाएंगी, वो सब चीजें मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक सर्वे वगैरह कुछ बताना चाहूंगा कि सरकार ने कितनी बार इसका दुरुपयोग भी किया है। दोस्तों जो 2012 से 13 में जो कर्णाकुलम पावर प्लांट लग रहा था तो उसके विरोध में कुछ लोग आ गए थे, तो तमिलनाडु पुलिस ने 9000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये कतई भी उचित नहीं था। वर्तमान समय में सीएए के प्रोटेस्ट में कई सारे लोग राजद्रोह के मुकदमे में यानी देशद्रोह के मुकदमे में जेल में बंद कर दिए गए। यह भी न्यायोचित नहीं था।
इसके बाद दोस्तों ऐसे कई मामले हैं जो बहुत ही गंभीर है, जिन पे ऑलरेडी जो है वो ट्रायल चल रहा है और बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, परंतु वो जो है सेडिशन के चार्ज जो है ना उन पे सिद्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी ट्रायल चल रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं। जो एनसीआरबी है वो एक डाटा पेश करती है, बताती है 2016 से 2018 के बीच में 332 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, परंतु उसमें सिर्फ 7 लोगों को इसका दोषी पाया गया, बाकी सबको रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। क्या ये राजद्रोह का मुकदमा जरूरी है? जरूरी है तो उसके पीछे आप क्या रीजन देंगे, और सरकार जो इसका दुरुपयोग कर रही है उसके बारे में आपका क्या विचार है वो भी जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो देख के कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल JDS लॉ गुरुजी सत्यमेव जयते।